बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलदारम इज़ा कलम ममतर रोब। किस्त नंबर 19। मिराम और बरखान की शादी पक्की तो हो गई थी मगर पूरे घर में खामोशी छाई थी। इस खामोशी को कम करने के लिए हारून शाह ने घूमने फिरने का प्लान बनाया। यंग पार्टी तो इसके लिए तैयार थी मगर घर के बड़ों ने इनकार करना चाहा। पर मिराम की शादी सर पर है, कितने काम बाकी हैं, अभी तो बहुत कुछ फाइनल करना है। ये क्या सूजी बैठे बिठाए तुमको। हारून शाह बहरोज शाह टोके बगैर बिना नहीं रह सके थे। बच्चे ठीक कह रहे हैं, आप इजाज़त दें, इन्हें हो जाएगी तैयारी भी। अच्छा है, अशनाल थोड़ा फ्रेश हो महसूस करेगी। ये अशनाल के लिए बहुत अच्छा है। सबा बेगम ने हामी भरी। ठीक है, जैसे तुम लोगों की खुशी। बहरोज शाह ने हामी भरी। हमाद शाह ने तो पहले ही इजाज़त दे दी थी। बस बहरोज शाह की इजाज़त दरकार थी मगर सिर्फ एक दिन ही घूमने के लिए दिया गया था। यंग पार्टी ने वही गनीमत जाना। 2-3 घंटों की मगजमारी के बाद फाइनल ये हुआ कि सब उड़क जाएंगे। मीराम ने भी छुट्टी ले ली थी। अब सब तैयारियों में मगन थे। इन्हें सुबह जल्द उड़क के लिए निकलना था। जुरैश शाह जब घर में दाखिल हुआ तो मामूल से हटकर हलचल महसूस हुई मगर थकन इतनी थी कि बिना किसी से कुछ पूछे सीधा अपने कमरे में गया। खाना वो बाहर से खाकर आया था, इसलिए नमाज के बाद सोने का इरादा किया। पहले ही जमात छूट चुकी थी, अब इसे घर में नमाज अदा करनी थी। भाई क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जवार शाह ने आधे कमरे में घुसकर सवाल किया था। जुरैश शाह ने नफ़ी में सर हिलाया। ओ जलाद प्लीज़। नहीं नहीं, मेरा भाई प्लीज़ बात तो सुने मेरी। जुरैश शाह की घूरी पर एकदम सीधा होते हुए बोला, बको मगर कोई फजूल बकवास की तो आज बच कर दिखाना। मुझसे इजाज़त दी मगर साथ ही वार्न किया गया था। फजूल बकवास नहीं भाई, सुबह सब ने उड़क जाना है पर मुझे पहनने के लिए आपकी वो ब्लैक वाली शर्ट चाहिए प्लीज़। जवार शाह ने मासूम बनने की भरपूर एक्टिंग की थी। उड़क के नाम से जुरैश शाह के कान खड़े हुए थे। कौन कौन जा रहा है? अब के बार नॉर्मल अंदाज में पूछा। सभी घर वाले। अम्मी ने कहा था आपको बता दूं, आप भी तैयारी कर लेना। अम्मी आपका इंतज़ार करते सो गई हैं तो मुझे बोल दिया। अच्छा ठीक है ले लो, वैसे भी लिए बगैर तुमने कौन सा टलना है। जुरैश शाह ने अलमारी की तरफ इशारा किया और ख़ुद वाशरूम में घुसा जबकि जवार शाह अपनी मनपसंद शर्ट निकालने लगा। इसे हमेशा से ही जुरैश शाह की कलेक्शन पसंद थी। अक्सर वो उसकी शर्ट बिना बताए लेकर पहनता था और कभी कभी इजाज़त ऐसे मांगता जैसे जुरैश शाह जानता नहीं है इसकी हरकतों के बारे में। सुबह होते सब वक़्त पर तैयार थे। साथ साथ जुरैश शाह की सबको हदायत जारी थी, जल्दी जल्दी नाश्ता करती। अशरफ को अपने चेहरे पर किसी की नज़रें महसूस हुई तो सर झट उठाकर देखा। सब अपनी तैयारियों में मगन थे। सर झटकती अपना नाश्ता ख़त्म करने लगी। जाना तो इन्हें कोयटा से बाहर दूसरे शहर था मगर बहरोज शाह ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। उड़क पहुँचते ही ठंडी हवा के झोंकों ने इनका इस्तकबाल किया। अशनाल ने खुद को इस खुशगवार माहौल में बहुत पुरसकून महसूस किया था। पास ही चश्मे से बहता पानी देखने में वो इतनी महव थी कि इर्द गिर्द का होश ही नहीं रहा था। अजीब से एहसास से अपना होश आया, इसे जैसे कोई इसे बहुत गौर से देख रहा हो। जल्दी से इधर उधर देखा मगर कोई नज़र नहीं आया, पर इसे अच्छी तरह से महसूस हो रहा था वो मुसलसल किसी की नज़रों के हिसार में है। दिल की धड़कन एकदम तेज़ हुई थी। अपनी कैफियत को वो खुद समझ नहीं पा रही थी। अशरफ की उदासी अपने अरूज पर थी मगर जवार शाह ने आकर इसे ज़बरदस्ती उठाया और मिराल के साथ मिलकर इसे खेलने के लिए आमादा किया। इस बार अशरफ जवार शाह से नाराज़ नहीं थी। इसे लगा था कसूर इसका अपना है। हर बार बिना सोचे समझे बोलती थी और खूब भड़ास निकालती थी मगर इसे चुप लग गई थी, मुसलसल चुप। सब बड़े भी अपनी बातों में मगन थे और इनका टॉपिक सिर्फ़ और सिर्फ मिराम की शादी थी, जबकि मिराम अलग थलग सी बैठी थी, अपनी सोचों में किसी और ही जहान में थी। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि सब इतना अचानक कैसे हो गया। मौका देकर वो जुरैश शाह से बात करने का इरादा रखती थी। सारा दिन उड़क में गुजारने के बाद वापसी का शोर उठा। हारून शाह ने आज हया के साथ खूब इंजॉय किया था। सबको गाड़ियों में बैठने की हदायत देते जुरैश शाह ने पास खड़ी अशरफ के सर पर हल्की सी चित लगाई थी। अशरफ एकदम हड़बड़ाई। चादर सही से लो, पीछे से ज़मीन पर लग रही है। हुक्म देता वो आगे बढ़कर ड्राइविंग सीट पर विराजमान हुआ जबकि अशरफ ने खामोशी से अपनी चादर ठीक की और गाड़ी में बैठ गई। मगरब के वक़्त इनकी वापसी हुई। मर्द हजरात ने जल्दी जल्दी मस्जिद का रुख किया जबकि ख़वातीन घर में नमाज अदा करने लगी। मिराम और अशरफ ने नमाज पढ़कर किचन का रुख किया। शाम के लिए इन्हें कुछ हल्का फुल्का ही बनाना था। बाकी सब अपने कामों अपने अपने रूम्स में जा चुके थे। थोड़ा आराम करने के बाद आज सब ने मिलकर खूब हल्ला गुल्ला किया था और अब थक कर बैठे थे। अशनाल जैसे ही नमाज पढ़कर खड़ी हुई अगले ही लम्हे किसी की बाहों में थी, ऐसे कि वो आने वाले को देख ना सकी। पीछे से किसी ने अपने बाजुओं में कैद किया था। आने वाला कोई और नहीं, ज़रदादा खान था जिसे अशनाल की दूरी ने
تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ اشنال ابھی تک شوق میں تھی، اس قدر کہ اس سے الفاظ ادا ہی نہیں ہو پا رہے تھے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی مزاحمت وہ کر سکی تھی۔ جیسے اسے کچھ سمجھ آئی تو اس نے چیخنے چلانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ زردادہ خان نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ زردادہ خان کو دیکھتے ہی اشنال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اشنال کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ زردادہ خان کا ہاتھ ابھی تک اس کے منہ پر تھا جبکہ زردادہ خان پاگلوں کی طرح یک ٹک اپنی محبت کو دیکھے گیا۔ زردادہ خان اس وقت اتنا قریب تھا کہ اشنال اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ کچھ سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ اسی طرح زردادہ خان اس کے سامنے کھڑا تھا، اسے اپنے بالکل قریب کر کے اسے یہ سب حقیقت نہیں بلکہ کوئی خواب لگ رہا تھا۔ زردادہ خان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اشنال کے منہ سے ہٹایا۔ اس سے پہلے اشنال کچھ بولتی، زردادہ خان نے جھک کر اپنے ہونٹ اشنال کے ہونٹوں پر رکھ دیے اور اپنی شدت لٹانے لگا۔ اس وقت زردادہ خان کا خود پر کوئی اختیار نہ تھا جبکہ اشنال زردادہ خان کی ہلکی پھلکی سی شدت بھی برداشت نہیں کر سکی تھی اور اسی کی باہوں میں جھول گئی۔ اپنی من مانی کرتے زردادہ خان نے اشنال کو مکمل طور پر اپنی باہوں میں اٹھایا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس بیڈ تک لا کر آرام سے بیڈ پر لٹایا۔ خود بھی بے ہوش اشنال پر جھکا تھا۔ میری ڈول مت کیا کرو ایسے، مت ڈرایا کرو مجھ سے پلیز، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ میں تمہارا ہوں ہمیشہ، تمہاری مجھے پل پل کی خبر ہے اور آج یہ دل نہیں مانا کہ تمہیں دیکھے بغیر رہ سکوں۔ اپنے جذبات اس کے کان میں انڈیلتا زردادہ خان اشنال سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ اسے سن رہی ہو۔ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے دیوانہ وار کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ آخر دل پر پتھر رکھے اٹھا ایک پھیکی سی مسکان زردادہ خان کے چہرے پر آئی۔ گہری سانس خارج کرتا وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ آدھی رات کو اشنال کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو کچھ دیر چھت کو گھورتی رہی، پھر ایک ایک منظر اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ جلدی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور اٹھ کر بیٹھی۔ پاس ہی اشرف سو رہی تھی۔ شاید میں نے خواب دیکھا ہے، دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھامے وہ مسلسل سوچ رہی تھی۔ وہ مسلسل جذاب کا شکار تھی۔ نہیں، میں نے خود دیکھا تھا، اسے محسوس کیا تھا۔ دماغ اور دل کی آپس میں الگ جنگ چھڑ چکی تھی۔ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ وہ اٹھی اور کمرے میں ہی چہل قدمی کرنے لگی۔ بابا اور زریز بھائی کی اتنی سخت سیکیورٹی میں بھلا کوئی کیسے آ سکتا ہے یہاں؟ اسے اپنے کمرے کا اچھا سے جائزہ لیتے اس نے سوچا کھڑکی بھی اندر سے بند تھی۔ میں نے شاید واقعی خواب دیکھا ہے، مگر وہ میرے بہت قریب تھا، اشنال نے سوچا اور جھرجھری لی۔ نماز کے بعد ویسے ہی طبیعت خراب محسوس ہو رہی تھی۔ اسے پر اب خوف سے بیٹھی اپنا سر تھامے کوفت کا شکار ہو رہی تھی۔ اڑک میں بھی اسے خود پر کسی کی نگاہیں محسوس ہوئی تھیں اور اسے اب سمجھ آ رہی تھی وہ نگاہیں کسی اور کی نہیں زردادہ خان کی ہوں گی، یعنی وہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے۔ مجھے یہ سب بابا کو بتانا چاہیے۔ وہ جلدی سے اٹھی، مگر آدھی رات کو کون جاگ رہا ہوگا یہ سوچ کر وہ واپس بیٹھ گئی تھی۔ شاید کوئی میری بات کا یقین نہ کرے، وہ بھی اس وقت سب کہیں گے خواب دیکھا ہوگا۔ بے بس سی وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ادھر آؤ، زریز شاہ کا ہاتھ پکڑ کر میرام اسے اپنے ساتھ اپنے روم میں کھینچ لائی تھی۔ بتاؤ اب یہ سب کیا ہے؟ وہ یہ جھٹ پٹ شادی، ہاں کیسے یہ ہوا یہ سب؟ جلدی بتاؤ، میرام نے آئی برو چک کر زریز شاہ سے پوچھا۔ بتاتا ہوں، بیٹھے آپ پہلے۔ میرام کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے زریز شاہ خود بھی بیٹھا۔ بات یہ ہے کہ برق خان سے میری اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس دوران جب اشنال کے ساتھ وہ سب ہوا، باتوں میں اس نے بتایا وہ کسی کو پسند کرتا ہے، مگر اس سے شادی کرنا ناممکن ہے کیونکہ اس لڑکی کے گھر والے نہیں مانیں گے۔ میں نے بہت زور دیا کہ مجھے بتائے۔ آخر ایک دن اس نے بتا دیا اور آپ کا نام لیا۔ میں پہلے خاموش ہو گیا تھا، غصہ بھی آیا تھا، مگر میں صرف زردادہ خان کی وجہ سے آپ کے لیے اچھا رشتہ نہیں ٹالنا چاہتا تھا۔ بہت سوچا اس بارے میں، آخری حل یہ سوجا کہ چھوٹے پاپا سے بات کروں۔ جب انہوں نے یہ سب سنا تو سنتے ہی انکار کر دیا۔ پھر میں نے سمجھایا انہیں کہ زردادہ خان کی وجہ سے ہم ایسا سوچ رہے ہیں، جبکہ برق خان کی طبیعت اس سے بالکل بھی میل نہیں کھاتی۔ تب چھوٹے پاپا نے کچھ سوچا اور پھر ہم نے مل کر برق خان کے بارے میں ہر طرح کی تسلی کی، پھر پاپا کو بتایا اور انہیں منایا، مگر اس سب میں ہم نے ایک شرط رکھی ہے کہ شادی میں زردادہ خان کی شرکت نہیں ہونی چاہیے۔ برق خان اس بات کو مان گیا اور آگے سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے اپنی بات پوری کی تھی۔ ٹھیک ہے، پر دیکھ لو زریز شاہ، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ میرام کا اشارہ زردادہ خان کی طرف تھا۔ سمجھ رہا ہوں سب، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہیں۔ اب ایسے بھی دن نہیں آئے کہ شاہ ولا پر کہ ہم ان مسائل سے نپٹ نہ سکیں۔ تحمل سے کہتا زریز شاہ اب کی بار مسکرایا تھا۔ ویسے برق خان کے نام پر آپ بلش کرتی ہیں تو پیاری لگتی ہیں۔ زریز شاہ کے چھیڑنے پر میرام واقعی میں بلش ہوئی تھی۔
तुम उठो यहाँ से, जाओ जाओ अपने कमरे में। कुछ समझ नहीं आया तो मिराम ने इसे जाने को बोल दिया था। सोच ने यहाँ से जाने के बाद मैंने किचन जाना है। जुरेश शाह का इशारा कॉफ़ी की तरफ था जो कि मिराम को बहुत पसंद थी, इसके हाथ से बनी हुई। जुरेश क्या है, मेरे लिए भी बना दो प्लीज़। मिराम को मासूम शक्ल बनाता देखकर जुरेश शाह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उठा और किचन का रुख किया, जबकि मिराम अब अपनी सोचों के अलग ही जहान में थी। अशरफ इधर आओ बेटा, ये वाइपर लगा दो। जहरा बेगम ने अशरफ को आवाज़ें दी। लगाती हूँ अम्मी, एक तो आप भी नाकाम पर काम दिए जाती हैं, 2 घड़ी सांस लेना भी मुहाल है इस घर में। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती अशरफ ने जहरा बेगम से वाइपर लिया था। सुन लिया है मैंने तेरी सारी बकवास, चुपचाप जो काम बोलूं किया कर, तेरे ही काम आएंगे। और थोड़ी देर में दूध वाला आने वाला है, किचन में शेल्फ पर बर्तन रखा है, मैंने 3 किलो दूध ले लेना है। इसमें से और इस हुलिये में मत जाना, आगे साइड से होकर लेना। जहरा बेगम ने हदायत देते साथ ही इसके कंधे पर झूलता दुपट्टा देखकर कहा, वरना जब सब मर्द घर पर हों दुपट्टा सही से लेकर घूमती थी। अच्छा ठीक है अम्मी। बेजार सी शक्ल बनाए वो चमचमाते फर्श पर वाइपर लगाने लगी, जबकि जहरा बेगम अंदर थोड़ी देर आराम की घर से गई थी। दूध वाला तो आया ही नहीं। अपना काम ख़त्म करती अशरफ ने सोचा और वाइपर साइड पर रखकर अंदर जाने लगी। इसी वक्त गेट पर बेल हुई। लो जी आ गया। जल्दी से भागकर किचन में गई और दूध वाली बाल्टी उठाकर वापस आई। जल्दी से वाइपर उठाया और इसके डंडे के रुख पर बाल्टी लटकाकर खुद साइड पर हुई और दरवाज़ा खोलकर बाल्टी समेत वाइपर आगे किया। अंकल अम्मी ने कहा है आज 3 किलो दूध चाहिए, आप इसमें डाल दें। जैसे ही गेट खुला वाइपर पर लटकी बाल्टी इसके सामने आई। पहले तो जुरेश शाह हैरान हुआ, फिर अगली बात पर वो ये आवाज़ पहचान चुका था। वाइपर को पकड़ते इसे अपनी तरफ खींचा। ये क्या 3 किलो दूध से ज़्यादा तो नहीं दे दिया? पकड़ा ही नहीं जा रहा, बाल्टी बहुत भारी हो गई है, अशरफ ने सोचा और वाइपर अपनी तरफ खींचने लगी, मगर जुरेश शाह ने अब मज़ीद ज़ोर लगाकर वाइपर खींचा, जिस वजह से अशरफ वाइपर के साथ ही इसके सीने से आ लगी। हाँ, अशरफ जुरेश शाह के सीने से लगी इस कदर बुखलाई के पीछे होना ही भूल गई, जबकि जुरेश शाह ने इसे खुद से दूर नहीं किया था, बल्कि इसकी कमर में हाथ डालकर इसके कान पर झुका। इस तरह की हरकत करके तुम मनचाही नहीं बन सकती। जुरेश शाह के अल्फाज सुनकर वो मज़ीद बुखलाहट का शिकार हुई, आंखों में आंसू लिए पीछे हुई। तब तक जुरेश शाह के पीछे नूर भी अंदर दाखिल हो चुकी थी। हाय, अशरफ को देखकर नूर ने हाथ हिलाया। नूर को देखकर अशरफ गुमसुम सी खड़ी रही थी। ये कौन है? नूर ने मुस्कुरा कर जुरेश शाह से पूछा था। ये मेरी कज़न है, दिमाग से थोड़ी खिसकी हुई है, कहकर जुरेश शाह आगे बढ़ा, साथ ही पीछे पीछे नूर भी थी। जुरेश शाह के अल्फाज से तो तन बदन में आग लगी थी। अशरफ को तुम ये भी तो कह सकते थे ये मेरी बीवी है। अब की बार अशरफ का सच में दिल टूटा था। फितरी जलन जो एक औरत को होती है अपने शौहर के साथ किसी और औरत को देखकर अशरफ ने महसूस की थी। इसका दिल कर रहा था वो नूर को कच्चा चबा जाए। सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो भी अंदर गई थी, मगर ये कहकर जुरेश शाह नूर से हंस हंस कर बातें कर रहा था। इसे देखते ही वो मज़ीद नूर की तरफ मतवज्जे हुआ, जबकि अशरफ का चेहरा सुर्ख हुआ पड़ा था। वो खामोशी से इस दिल जले मंजर से हटी थी। जारी है।